नमस्कार। राजस्थान की रजत बूंदें। लेखक हैं अनुपम मिश्र जी। पसीने में तरबतर शैलवाजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ते ही जाएगी। कुएं का व्यास गहरा बहुत ही सकरा है। उखरू यानी उकड़ू बैठना, पंजे के बल पर घुटने टेक कर बैठना। बेटे शैलवाजी की फिट और छाती से एक एक हाथ दूरी पर मिट्टी है। इतनी सकरी जगह है। मैं खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई या बसोली से की जा रही है। बसोली एक छोटी डंडी छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्या लकड़ी का। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग 20-20 में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इसे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फिराती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे से काम कर रहे शैलवाजी के सिर पर लग सकते हैं। इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अनेक किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरफ पहने हुए हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद शैलवाजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़ पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी शैलवाजी का सिर बचाएगा। शैलवाजी यानी संजारों कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की छिनाई करने वाले दक्षतम लोग, ये काम सेंजा कहलाता है। सेंजारों जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है और कोई स्त्रीलिंग है। ये छोटी हुई केवल व्यास में ही, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयां की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। कोई एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कोई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती है जैसा कुआं जोड़ता है। कोई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटते हैं, तब भी जब भी वर्षा नहीं होती। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है। ये तो नेति नेति जैसी कुछ पेचीदा मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। या वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि को समा जाने में देर नहीं लगती। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यही पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबे रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल जाता है, पर वह प्राय खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बेटे नहीं हो, पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यही पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र का वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह
और नीचे सल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरफ फैल जाता है। तेज हवा फरने वाली गर्मी में इस नमी का भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरफ एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण पर स्पर्श चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसीलिए वह कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में रेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों में गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संकट है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ पर स्पर्श लगाव नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं होता है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते, पर पानी अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसीलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भी भीतर बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे सल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा फेरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समा कर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कोई बन जाए तो उसका पेट, उसका खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर बूंद बूंद में बदलती हुई बूंद बूंद बेचती हैं और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि में समाज के खूब मंथन किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप है फादर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। ये धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यह आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप पालर पानी कहलाता है। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल के नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी है। वर्षा की मात्रा मापने में इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है और रेजा का माप धरातल पर कोई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई हुई वर्षा को मापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी में अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास में कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले सेंजेरो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते। सेंजो यानी चिकनाई की श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है।
इसमें थोड़ी सी भी अशुभ शंजारों की प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तो खुश हुए काम की चिकनाई की जाती ताकि मिट्टी धसके धसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती और हवा भी कम होने लगती। तब ऊपर से मुट्ठी फर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वहाँ हवा की कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे सैलवान को राहत दे जाती है। कुछ जगह पर कोई बनाने का ये कठिन काम और कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिकनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता है, तब कोई को रस्सी से बांधा जाता है। पहले दिन कोई खोदने के साथ साथ खींफ यानी एक प्रकार की घास जिसे रस्सी या रस्सी बनाई जाती है, राजस्थान में एक झाड़ी की तरफ फैला हुआ होता है, उस घास का नाम है खींफ नाम की घास ढेर जमा कर दिया जाता है। संजेरों को खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खींफ की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटा कर रस्से के फैले गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरफ के ऊपर आते जाते हैं। खींफ घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंस जाती, मजबूत सी एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह पर सरका दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच-बीच में कहीं कहीं चिकनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने में लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से को 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। यदि 30 हाथ की गहराई कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यह कुई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न ही खींफ, लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ ज़रूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिकनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बाण यानी कैर, बावड़ और कुमट के पेड़ों की डगाड़ों इन मोटी या तना जैसी लकड़ियाँ से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे ज़्यादा उम्दा लकड़ी अरणी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खींफ की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं संग की रस्सी भी काम में ली जाते हैं। ये बधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसीलिए इसे साफणी भी कहते हैं। नीचे खुदाई और चिकनाई का काम कर रहे सैलवान को मिट्टी की खूब फर्क रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, सेंजारों ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूँ तो पहले ही दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना
या ये परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। सेलवासी को विदाई के समय तरह तरह की फेर दी जाती है। सेंजारों के साथ गांव का यह संबंध उस दिन नहीं टूट जाता है। आस्पर्धा यानी इस वर्ता के अंतर्गत कुई खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। आस्पर्धा से उन्हें वर्ष भर से तीज त्योहारों, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेंग भेंट दी जाती है और फसल के खलिहान में उसके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। कई जगहों पर सेंजारों को बदलते सामान्य ग्रस्त भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। जैसलमेर में अनेक गांव पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों के हाथों से 100-200 वर्ष पहले बनी फार या कुइया आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमी नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उसमें 2-3 घड़े भर सके। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटे छड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है कि धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की सड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बांध होता है। सड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग में गिरता है और इस तरफ का कम मात्रा में पानी भी ठीक से ऊपर आ जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उड़ते ही सड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास सड़कें निकली, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों पर फटी ट्यूब से भी छोटी सड़क बनाने लगी। कुई के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुई के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुई को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हरी कुई पर लकड़ी का बना ढक्कन ढक्के मिलेंगे। कहीं कहीं खास के पट्टी की तरफ घास फूस की छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरफ नए और अपरिचित लोगों को आवक जावक भी बढ़ गई है। यह अमृत जैसी इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों को ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे। ताले कुई के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी सकरी पर भी लगाए जाते हैं। कुई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या सकरी भी लगाई जाती है। ये घरेड़ी, सरकी या फ्रेड़ी भी कहते हैं। फ्रेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन फ्राई गुलेल के आकार की एक मजबूत बने तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर की जाती है। इसे ओढ़ाक कहते हैं। ओढ़ाक और सरकी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुई से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओघाड़ और सरकी संडसी को या वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी के बीच सलग कर गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इसी सुविधा रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भागों से गुजरती है, इसीलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। ऐसे क्षेत्रों में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल सकती है। हर घर की एक कुई, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी।
निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुएं है, उसे बनाने और उसमें पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बसने वाली पानी ही बाद में वर्ष भर में नमी की तरफ सुरक्षित रहेगा। इस तरफ नमी के साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसीलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर भी समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी सिर प्रसिद्ध कहानी को ज़मीन पर उतारती है कुई। इससे दिन भर में बस 2 या 3 खड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान से 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोसर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और अंबाने की आवाज़ में समा जाता है। 2-3 घड़े पर जाने पर डोर और रस्सियों को समेट ली जाती है। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइया आराम करेगी। रेत के नीचे सब जगह खड़िया पट्टी नहीं है, इसीलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में कई क्षेत्रों में ये पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइया ही कुइया है। जैसलमेर जिले के एक छोटे गांव खेटरों की ढाणी में तो 120 कुइया थी। लोग इस क्षेत्र को सबीसी 6x20 के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर में कई गांव पार के कारण ही आबाद है और इसलिए उन गांवों के नाम पर भी पार ही हैं। जैसे जानरे आलोफार और सिरगू आलोफार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी में भी अलग अलग नाम है। कहीं ये सरोली तो कहीं धाकड़ो, धड़कधड़ो, कहीं पर बिट्टू रो बलियो के नाम से भी जानी जाती है। तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है और इस खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती है खड़ी रहती है कुई। दोस्तों, आपको ये रचना कैसी लगी? इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।